हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज हम लोग बात करेंगे 2 फरवरी से जुड़े इम्पोर्टेंट न्यूज़ और स्टैटिक जीके की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 2 फरवरी को याद रखेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं। और इस बार इस दिवस की जो थीम थी वो थी वेटलैंड रेस्टोरेशन। ठीक है, वेटलैंड रेस्टोरेशन। ठीक है, मतलब आर्द्र भूमि को पुनः स्थापित करना इस बार इसकी थीम थी। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 2 फरवरी 1997 को ईरान में एक जगह है रामसर, ठीक है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था और ऐसे जो आर्द्र भूमि स्थल होते हैं उनको बचाने के लिए और उनको संरक्षित करने के लिए ये सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो तब से इस दिन यानी 2 फरवरी को हम इस दिवस को मनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अगला देखते हैं, अभी कुश्ती महासंघ ने एक निगरानी समिति की स्थापना की है और उसमें क्या है, बबीता फोगाट जो कि एक रेसलर हैं, इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभी इन्हें यूके यानी कि ब्रिटेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ब्रिटेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि हमारे पूर्व सीएम हैं, उन्हें दिया। अगला देखेंगे, अगला है, अभी यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने यूक्रेन का एक बंदरगाह है ओडेशा, ठीक है, इसको विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेशा नामक एक बंदरगाह को क्या किया? विरासत सूची में शामिल किया। यह बंदरगाह काला सागर में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, काला सागर में स्थित है। ठीक है, हाँ, अगला देखते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार ये न्यूज़, माना अरु माना बाड़ी। ठीक है, तो ये एक पहल है जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, माना अरु माना बाड़ी। ठीक, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? देखिए, केजी से लेकर नर्सरी केजी जो होते हैं क्लासेस, वहाँ से लेकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अभी तक शिक्षा दी जाती है, मुफ्त शिक्षा यहाँ तक दी भी जाती है, लेकिन वो अलग अलग कॉलेजेस में जाकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, एक परिसर बनाया जाएगा और उसी परिसर में केजी का स्कूल भी होगा एंड पीजी का स्कूल भी होगा। जो बच्चे केजी से स्टार्ट करके और पीजी तक की पढ़ाई एक ही परिसर में कर पाएंगे। तो अभी ये तेलंगाना ने ऐसा किया है। ठीक है, अगला देखेंगे, जनवरी 2023 में क्या हुआ, जो जीएसटी कलेक्शन है, ठीक, वो कितना 1.55 लाख करोड़ रुपए जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी अधिक है। ठीक है, और अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। अगली न्यूज़ देखते हैं, विजिट इंडिया ईयर 2023, अभी इसका लोगो जो है नमस्ते मुद्रा में है, इसको अभी जो है लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? जी किशन रेड्डी द्वारा। अब याद रखेंगे, विजिट मतलब विजिट करने के लिए आइए हमारे यहाँ, तो हम किसको बुलाएंगे? पर्यटक को बुलाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है, उसी के लिए एक लोगो लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगली न्यूज़ देखते हैं। और अगली न्यूज़ में आया है कि बजट 2023 का बजट है, अभी 1 फरवरी को जो लॉन्च किया गया, ठीक है, उसको हरित विकास बजट भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और कृषि पर तो पहले भी ध्यान दिया गया, लेकिन इस बार का विशेष क्यों है? इस बार का विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ ऐसी कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो रसायन मुक्त हो। सबसे पहली बात, रासायनिक जो खेती होती है, जैसे रासायनिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं, खाद यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो उनको कम करना, इसलिए इसको हरित विकास कहा गया। दूसरी चीज़, इस बार कृषि पर ये विशेष ध्यान दिया जाएगा कि मोटे अनाज जो हैं उनका उत्पादन बढ़ाना है हमें। ठीक है, यानी भारत को मोटे अनाज उत्पादित करने का सबसे ऊपर तक लेकर जाना है। इसीलिए क्या किया गया, इस बार मोटे अनाज के उत्पादन पर पूरी दुनिया जोर दे रही है। और इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया है। ठीक है, चलिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की हम बात कर लेते हैं। तो 2024 को अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष इसे घोषित किया गया है, याद रखेंगे। आर्टिसनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2022 को घोषित किया गया। 2021 लिखा, सही कर लीजिएगा, 2022 को ये घोषित किया गया। फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 है। ठीक है, और दलहन वर्ष इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, 2016 को घोषित किया गया। वन वर्ष 2011 को घोषित किया गया था। विश्व अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष 2008 को घोषित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 को घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष की अगर हम बात करें तो वो 1974 को घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा घोषित किया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यहाँ तक बात कंफर्म हो गई होगी। आगे चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण हमारे लिए न्यूज़ है, पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप। बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 इस बार पहली खेली गई। इसको किसने जीता? केरल ने जीता। ठीक है, अच्छा, ये चैंपियनशिप जो होती है वो किस खेल से संबंधित होती है? याद रखेंगे, ये फुटबॉल से संबंधित होती है। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है वो किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आयोजन इसका कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। ठीक, हाँ, चलिए फुटबॉल से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण ट्रॉफीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आस्तोस कप और मार्डेका कप। ठीक है, तो ये किससे? फुटबॉल से जुड़ी ट्रॉफी हैं। और ये रही आपकी ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हैं फुटबॉल से जुड़ी ट्रॉफीज़ को। रो सासू अम्मा, रो सासू अम्मा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, रो से रोवर्स कप, ठीक, सा से संतोष ट्रॉफी और सू से सुब्रतो कप। ठीक ठीक, फिर आ से आस्तोस कप और मा से मार्डिका कप। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। कुछ आगे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। देखिए, ये केरल में हुआ, तो केरल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि जो फुटबॉल है वो किस देश का नेशनल गेम है। जो फुटबॉल है वो कहाँ का? ब्राज़ील का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है। केरल के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो केरल के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और केरल जो है वो कहाँ से? अरब सागर से अपनी तट सीमा बनाता है। यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें तो मलयालम यहाँ की भाषा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो धर्म के लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर
जो जगह है, मतलब ये जो केरल है, केरल को ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं। ठीक है, ये उपनाम है केरल का। केरल को मसालों की डलिया भी कहा जाता है। ठीक है, और कुछ और चीज़ें देखते हैं इस केरल के बारे में। तो आगे देखिएगा, केरल की प्रमुख झीलें और इन झीलों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट झीलें हैं और काफ़ी पूछी जाती हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पर एक झील है अष्टमुड़ी झील। ठीक है, बेम्बनद जो झील, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, और ये एक अनूप झील है जो कि तट रेखा के पास में बन जाती है। लैगून झील भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, पेरियर झील, बेल्लयानी झील और पुन्नमदा झील। ठीक है, सस्तम कोटा झील और परावूर झील, ये सारी झीलें कहाँ की? केरल की हैं। ठीक, नृत्य की बात करते हैं तो नृत्य देखिएगा, इम्पोर्टेंट नृत्य यहाँ पर होते हैं जिसमें एक मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थिरियट्टम, कैकोटिकली, पड्यानी और कलारीपट्टू जो कि मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मार्गम कली और कुडियाट्टम, ये यहाँ के नृत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। कुछ और चीज़ें, एक दर्रे की बात और कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसे हम पालघाट दर्रा कहते हैं, और ये पालघाट दर्रा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इन दोनों के बीच में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में पड़ती हैं और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल में पड़ती हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में है और केरल तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। आगे देखते हैं, यहीं पर एक स्थान है थुम्बा नाम से। ठीक है, तो थुम्बा में 1962 में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी स्थापित किया गया था। ठीक है, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ? थुम्बा में ही स्थापित किया गया था। तो इतनी चीज़ समझ गए होंगे केरल से। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है अभी देखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक गांव है इस्लाम नगर। अभी इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? जगदीशपुर। ठीक है, तो इसकी घोषणा किसने की थी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की। यहाँ के सीएम आपको पता ही होंगे, अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की हम लोग बात कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे इस पूरा स्टैटिक जी के। ठीक, वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लीजिए चैनल पर विजिट करके। यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने ऐसी घोषणा की है। अगला देखते हैं, गोवा सरकार ने भी नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एक वर्तमान विज़न का विस्तार किया है। ठीक है, और इस विज़न के अंतर्गत उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, द विज़न फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। ठीक है, ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक, ये प्रोग्राम किसके अंतर्गत? विज़न फॉर ऑल के अंतर्गत चलाया जा रहा है। एक प्रोग्राम चलाया था 2021 में गोवा ने, आई हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, द विज़न फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो स्कूली बच्चे हैं उनकी आँखों का टेस्ट किया जाएगा। अगर उनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें आगे की चिकित्सा के लिए प्रिफर किया भेजा जाएगा, ताकि वो जो उनकी आँखों में समस्या है वो कम स्तर पर ही समाप्त कर दी जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA, अभी इसमें 22वां देश शामिल किया गया। कौन सा? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य को अभी इसमें शामिल किया गया है। तो ISA जो है इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा भारत के अंदर की गई थी। ठीक है, और इसमें इससे पहले 121 देश शामिल थे, आज इसमें 122 देश शामिल हैं। ठीक है, और 122वां देश कांगो गणराज्य है। कांगो गणराज्य की राजधानी किनशासा है, जो कि कांगो नदी के
तट पर स्थित है। ठीक है। और कांगो नदी के बारे में बता दें कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। ठीक है, ये बात समझ गए। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र ने अभी अपना राज्य गीत जो है घोषित किया, किसे? जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, ये महाराष्ट्र ने अपना अभी राज्य गीत घोषित किया है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? राजा बधे। ठीक, और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो अगला है, अभी 2025 में स्पेन में क्या होगा? पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। तो उसके लिए स्पेन ने मुख्य देश मतलब थीम देश के लिए भारत को चुना है। ठीक है, क्योंकि अभी भारत में क्या हो रहा है? भारत में हो रहा है 46वां पुस्तक मेला, जो कि कोलकाता में आयोजित किया गया है। तो भारत ने थीम देश के रूप में स्पेन को चुना था, इसीलिए स्पेन ने क्या किया है? 2025 में भारत को थीम देश के रूप में चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि सन 2023 में, इस साल के अंत तक हम लोग हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन देख लेंगे। ठीक है, बताया गया कि हेरिटेज रूट्स जो हैं उन पर हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन हैं वो चलाई जाएंगी वर्ष 2023 में, यानी 2023 के अंत तक। ऐसी घोषणा किसने की? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसी घोषणा की है। अगला देखते हैं, वर्ष 2023 के बजट में पीएम प्रणाम योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, अब ये पीएम प्रणाम योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तो पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना। ठीक है, जैसा कि अभी पीछे भी हमने बात की थी बजट के बारे में, जिससे कि जो बीमारियां बढ़ती हैं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग करने से, उनसे बचा जा सके, वो किसी हद तक कम की जा सके। ठीक है, अगला देखिएगा, और अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें अभी हाल ही में यानी जनवरी 2023 में आईएमएफ ने बांग्लादेश को 4.7 बिलियन यूएस डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी। ठीक है, आईएमएफ देगा किसको? बांग्लादेश को। याद रखेंगे, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश भी है। ठीक, तो आईएमएफ ने दिया है। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में, और इसकी जो हेड हैं वो क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका है। इसके राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बात कर रहे हैं ढाका की, तो ढाका में बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर है। याद रखेंगे, बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर है। और बिम्स्टेक में पूछा जाता है कौन सा देश शामिल नहीं है, तो चाइना शामिल नहीं है। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, भारत बिम्स्टेक में शामिल है। भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, ये सारे देश, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सारे देश शामिल हैं, जबकि इसमें चाइना शामिल नहीं है और पाकिस्तान भी शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। चलिए, तो ये था हमारा आज का न्यूज़ और स्टैटिक जीके से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट और उससे जुड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।